in our last lecture we have completed DNA fingerprinting, which was a very interesting, complicated, also complicated project. क्यों था complicated project? क्योंकि उसमें कुछ समझ ही नहीं आता था, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और एनसीईआरटी में, उनको इनकम्प्लीट फॉर्म में वो प्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि व्हाट आर वीएनटीआरस, व्हाट आर आरएफएलपीज, व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इन व्हाट मैनर दे आर बीइंग यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेसेस, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं. तो ऑल दैस वी हैव ऑल टुगेदर स्टडीड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. एंड इसको लाने वाला कौन था? एलेक्स जाफरी in 1985. He was working at Leicester University in United Kingdom. That is why he is called the father of DNA fingerprinting, not Indian, sorry. तो लेकिन इंडिया में by the efforts of Dr. V.K. कश्यप and लालजी सिंह, उनके एफर्ट से ही इंडिया में इसको लाया गया. और आज की डेट में लॉट्स ऑफ हम कह सकते हैं केसेस, जैसे कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं और पेरेंटिंग डिस्प्यूट केसेस हैं, ऑल दे आर बेस्ड ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर ही बेस्ड हैं. जैसे कि हमें मालूम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ बेस्ड ऑन एंटायरली different human genome content of different persons. I mean to say 99.9% तो हमें पता है कि सिमिलर हैं, but variations is due to 0.1% and they are showing polymorphism. DNA fingerprinting was based on polymorphism and this variation led to the development of a popular technique, that is DNA fingerprinting. उससे बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए, मर्डर केसेस, रेप केसेस और सेटलिंग दी वी कैन से पेरेंटेज डिस्प्यूट्स. पेरेंटेज डिस्प्यूट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि विलेजेस से आते हैं केसेस एंड हॉस्पिटल्स में एक्सचेंज हो जाते हैं चिल्ड्रन. तो हु इज़ द राइट और करेक्ट फादर और मदर, तो ये सब किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पे. मोर इन इंडिया इट वाज ब्रॉट फर्स्ट टू सेटल डाउन दी पेरेंटेज डिस्प्यूट्स. पेरेंटेज डिस्प्यूट्स को ही सेटल डाउन करने के लिए मद्रास में इसको लाया गया था इन 1989 में. और इसकी जो रिलेटेड लैब है, इट इज़ प्रेजेंट इन हैदराबाद, विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेंटर ऑफ सेल एंड सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है, और एक बहुत बड़ी लैब है जो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए जाते हैं. तो ये तो हमने देखा. अब यही डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो कि बेस्ड है एंटायरली डिफरेंट जीनोम कंटेंट के ऊपर, तो एक नया टॉपिक एराइज होता है इन्हीं जीनोम कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए. व्हाट आर दीज जीनोम कंटेंट? एज वी नो दैट डीएनए ऑफ डिफरेंट पर्सनस दे आर एंटायरली डिफरेंट है बिकॉज ऑफ अगर हम कह लें ना 0.1% वेरिएशंस भी बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस में डिफरेंस लाती हैं. ठीक है, तो यही वेरिएशंस चाहे वो नॉन कोडिंग रीजन्स में ही हों, उन्हीं को ही कैच करना. एंड इट वाज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट लेड टू दी क्यूरियोसिटी, टू डेवलप दी क्यूरियोसिटी अमंग्स द साइंटिस्ट में फिर से क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई कि व्हाट इज़ द होल जीनोम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग का होल जीनोम कंटेंट कैसा है. उस वक्त बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी थी, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस वर डिस्कवर्ड, क्लोनिंग ऑफ डीएनए वाज डन, एंड ए ब्रॉडर लेवल पर हम कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस वर एट एडवांस लेवल बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट डिस्कवरीज. तो जिसके कारण साइंटिस्ट में ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी एंड ए मेजर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990. एक 1990 में इसको लॉन्च किया गया कि किस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में व्हाट इज़ प्रेजेंट, व्हाट आर वेरियस सीक्वेंसेस दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम में कौन से सीक्वेंसेस हैं, विच इन व्हाट मैनर दे आर सिमिलर, इन व्हाट मैनर दे आर डिसिमिलर. तो अगर ये सब ह्यूमन जीनोम कंटेंट के बारे में जाने तो लॉट्स ऑफ इश्यूज कैन बी रिजॉल्व फर्दर. बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व हुए, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो ए मेगा प्रोजेक्ट. बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट लॉट्स ऑफ वी कैन से इट कैन बी हेल्पफुल इन वेरियस सेक्टर्स. वो सेक्टर कौन से हैं वो अब हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाई इट इज कॉल्ड ए what is a human genome project and why it is called a mega project. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को
किस ईयर में लॉन्च किया गया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1990। एनकरेजमेंट कैसे मिली इसको? एनकरेज बाय डिस्कवरी ऑफ restriction endonuclease. This endonuclease is able to cut the DNA anywhere. कहीं से भी इन बिटवीन DNA को काटना है ना, तो हमें इस एंजाइम को इस्तेमाल करेंगे और कट कर देंगे. Restriction endonucleases. Genetic engineering was also at advanced level. Genetic engineering was also एडवांस लेवल पे जा चुकी थी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हम बाद में देखेंगे किस तरह से एक हिस्सा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का और कैसे इसको हम ह्यूमन जीनोम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो दैट वी सी लेटर ऑन. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी डिस्कवर हो चुकी थी. दैट इज़ वाई ए क्वेस्ट वाज डेवलप्ड और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990 में लॉन्च्ड हुआ बाय द एफर्ट्स ऑफ वेरियस साइंटिस्ट and lots of countries they participated by the efforts of scientists and countries near about मेगा जितनी भी ये countries थी अभी हम बताते हैं, plus number of countries participated. तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ना, इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट. इसको क्यों कहा गया मेगा प्रोजेक्ट? बिकॉज एज वी नो दैट देयर आर वी हैव टू काउंट सीक्वेंस दी 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को, जो कि एक हेप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन जीनोम का. ठीक है, हेप्लॉइड कंटेंट कितना है? दिस मच. एंड 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर इज डिप्लॉइड कंटेंट, whatever we can say. तो इनको हमने अगर सीक्वेंस करना है 46 पेयर्स को ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस कंटेंट इज प्रेजेंट ऑन 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. इफ वी आर टू सीक्वेंस देन देयर इज इट इज़ ए वेरी कॉस्टली. वाई इट इज़ कॉस्टली? तो पर बेस पेयर कॉस्ट देखे ना, कॉस्ट पर बेस पेयर, और वी कैन से नियर अबाउट रुपीज़. डॉलर्स में हम बात करें तो $3 पर बेस पेयर पड़ती है कॉस्ट. और अगर हम इसको टोटल जीनोमिक कंटेंट को कॉस्ट करें 3.3 इंटू, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? नियर अबाउट इट इज़ तो टोटल कॉस्ट वी कैन काउंट इज $9 बिलियन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है. वन बेस पेयर को कॉस्ट करने के लिए $3 वी कैन से $, और टोटल कंटेंट को काउंट करने के लिए जीनोमिक कंटेंट को $9 बिलियन. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए मेगा प्रोजेक्ट. अब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड इफ दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनटू ए बुक, तो एक बुक में अगर स्टोर करना चाहे ना, तो वन बुक शुड हैव 1000 पेजेस. कितने होने चाहिए? 1000 पेजेस एक बुक में. ठीक है, अगर हम बुक की बात करें, इफ़ यू वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं ना, देन वन बुक शुड हैव 1000 पेजेस एंड ईच पेज शुड हैव 1000 वर्ड्स. 1000 वर्ड्स होने चाहिए. एंड नियर अबाउट कितनी बुक्स? 3300 बुक्स आर नीडेड टू स्टोर दीज डाटा. बुक्स आर नीडेड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम. तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो ए मेगा प्रोजेक्ट. बहुत मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. क्यों है? एक तो इसकी इतनी कॉस्ट है, और दूसरा अगर हमें इस डाटा को स्टोर करना है बुक में, तो कितनी बुक्स चाहिए, कितने लेटर्स चाहिए ईच
पेज के ऊपर, दैट आई हैव टोल्ड यू. अब थर्ड आता है कि वी वांट टू नो अबाउट द टोटल जीनोमिक कंटेंट, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड इट मैनुअली. तो उसके लिए हमें सिंपल कंप्यूटर्स भी नहीं, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए. देयर इज़ नीड ऑफ हाई स्पीड computational devices. High speed computational devices are needed. टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस्ड होना चाहिए, और जिसके लिए वी कैन से बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज ए लेटेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. लेटेस्ट टेक्निक जो डेवलप हुई है विच इज़ यूजिंग कंप्यूटर्स की हेल्प ले रही है बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए. कंप्यूटर्स टू यूज़ टू स्टडी दी इंफॉर्मेशन regarding living beings. Whatever information is to be we want to have regarding living beings, these days bioinformatics, which is a very important branch. इसकी अभी डिटेल भी बताएंगे, और हाईली एडवांस ब्रांच है, और लॉट्स ऑफ स्कोप इज़ देयर इन दिस बायोइन्फॉर्मेटिक्स. इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप डेवलप किया जा रहा है आज की डेट में. रिगार्डिंग जॉब वाइज भी हम कह लें, क्योंकि computational devices are being used, and all these are making possible to study the human genome project, and by the efforts of various scientists. Starting में तो there was an institution, कौन सी आई थी, that I tell you, there was an human genome project के सबसे पहले हम गोल देखते हैं, and then we see human genome project जो कि एक 30 years old मेगा प्रोजेक्ट है. Human Genome Project is a 13 years old. 1990 में लॉन्च हुआ था, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन, कब हुआ कंप्लीट, 2003 में कंप्लीटेड इन 2003. स्टार्टिंग में तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी टुक इनिशिएटिव, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, एंड लेटर ऑन वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ऑल्सो ज्वाइंड. एंड उसके बाद तो बहुत सारी कंट्रीज आ गई, जैसे जापान, Germany, France and China, and various other country participated in studying the human genome project. इस ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लेटर ऑन वेरियस अदर कंट्रीज दे वर पार्टिसिपेटिंग, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड इतने साल लग गए उसको, 13 years वर देयर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में. तो व्हाट वाज द गोल, व्हाट वर द गोल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट वी शुड नो ऑल्सो. उसको भी हमें देखना है कि सबसे पहले गोल क्या थे, हमें क्या चाहिए था, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें किस लिए स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहले if we start the goal to identify all the 20,000 to 25,000 gene present on a chromosome. कितने टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली जीन्स इन ह्यूमन बींग्स, टोटल इतने जीन्स हैं, 20,000 to 25,000 टोटल जीन्स इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स हैं उन सबको स्टडी करना, कितने, नियर अबाउट 20,000 to 25,000, और इवन वी कैन से 30,000 तक भी माना जाता है. नेक्स्ट आता है 3 बिलियन बेस पेयर्स, जितने भी हैं 3 बिलियन, 3 into 10⁹ टोटल हैप्लॉइड कंटेंट जितना भी है, बेस पेयर्स. सीक्वेंस टू नो, उनका सीक्वेंस कैसे है, टू नो.
उनका मैप बनाना, सीक्वेंस करना, फिर उनको मैप बनाना, जो कि एक बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है। कोई इतना आसान काम नहीं है इसको, क्रोमोसोम्स के जीन्स को स्टडी करना, फिर उनके मैप्स बनाना, उनके सीक्वेंस को देखना किस तरह से। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज़ चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस चाहिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड भी है और मेगा प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और इसके बाद व्हाट वी हैव टू, वॉट एवर इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन की है, स्टोर द इंफॉर्मेशन, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, इन डाटा बेसिस, यानी कंप्यूटर में उनको स्टोर करना, जहाँ पे भी उनको स्टोर करते हैं डाटा बेसिस के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर उनको साइट में जाकर स्टोर करना, फिर उसको ट्रांसफ़र देम टू द रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसफ़र देम टू दी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़, जहाँ जहाँ जिस जगह पे भी ज़रूरत पड़ेगी इन सीक्वेंसेस की, उनको वहाँ ट्रांसफ़र करना, उस जगह पे ट्रांसफ़र करना। और सच एज़, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं, डिजीज़ इंडस्ट्रीज़ बाद में देखेंगे इसकी यूजेस में। तो नेक्स्ट वी सी इफ़ देयर आर एनी इश्यूज़, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़, ELSI, ई मीन्स एथिकल, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुछ पर्सन्स कहते हैं कि इंटीग्रिटी ह्यूमन की लॉस नहीं होनी चाहिए, लीगल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लीगल इश्यूज़ आर देयर, सोशल इश्यूज़ आर ऑल्सो देयर, कि हुज पर्सनस जीनोम टू बी सीक्वेंस। तो जैसे कि हमें मालूम है स्टार्टिंग में फ्रांस की एक फैमिली थी, फ्रांस की फैमिली से लीनिएजेस थी, 7 लीनिएजेस, यानी कि उनकी 7 जनरेशन्स के ह्यूमंस को लिया गया था और उनको स्टडी किया गया था, ठीक है। तो ये सब सोशल इश्यूज़ में आते हैं, आई मीन्स इश्यूज़, उनको कैसे एड्रेस करना लोगों को, कि इट इज़ अ बेनिफिशियल, इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ मैन, कि ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया जाता है, बिकॉज टू सॉल्व वेरियस डिजीज़, डिजीज़ डायग्नोस कैसे करनी है, आइडेंटिकल जितने भी ह्यूमन जीनोम्स के सेगमेंट्स हैं, इन व्हाट मैनर दे आर गोइंग टू चेंज, एबनॉर्मेलिटी कैसे आती है। तो वट एवर वी दी साइंटिस्ट वांट टू स्टडी, उसको स्टडी करके और उनका क्योर करना, फिर लोगों को बताना कि दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी एथिकल इश्यूज़ आते हैं, लीगल आते हैं, कुछ कंट्रीज़ में एथिकल आते हैं, कहीं पे लीगली इसको परमिशन नहीं दी जाती, तो उन सब से बचने के लिए लोगों को एड्रेस करना। तो ऑल दिस आर दी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल हैं। तो ये माय डियर चिल्ड्रन, आई एम जस्ट फॉलोइंग द NCERT, क्योंकि मेरे को मालूम है इसमें हमने NCERT ही फॉलो करना है, इससे बाहर से रिलेटेड हमें कुछ देखना नहीं है। और अगर हम देखने की कोशिश भी करते हैं ना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि इस लेवल पर हमें करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए डिटेल में। वॉट एवर इज़ देयर इन NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसी को ही हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, in what manner it is useful. So we have studied various ethical, legal and social issues regarding the human genome project, or I mean to say if we study about the very sensitive area of human genome, और बहुत sensitive human genome के बारे में पढ़ते हैं, तो what will going to happen, it is affecting of course on a broader aspect to whole of the society, whole of the ethical, various ethical issues are connected to it, or moreover it is also affecting the individual's personal or private life. तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ किस तरह से बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, सपोज ए पर्सन इज़ हैविंग इनक्यूरेबल डिजीज़, एक पर्सन की इनक्यूरेबल डिजीज़ है, और जिसका जीनोम जब स्टडी करते हैं, देन if all knows about this incurable disease, then what will happen to that disease person, उस persons को क्या फील होगा, किस तरह से उसका मोरल डाउन हो जाएगा। moreover various insurance companies we can say what will be their behavior regarding this, उनका क्या behavior रहेगा, और the people that are concerned, they are connected with that person, it in what manner they are going to behave with the diseased person, or whether they are discriminating him or they are involving in their social life. तो ये सब issues involve होते हैं। Moreover if we take an another example, then
of human genome. Suppose if we have obtained a good genome of the human and as well as a bad genome, तो there will be a racial discrimination. एक तरह की discrimination आ जाएगी regarding the human genome project. That उसका क्या मतलब है कि some genes these races they belong to good genome and those races they belong to the bad genome. तो I mean to say इतना ज़्यादा critical ये issues स्टैंड हो जाते हैं तो उनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है. तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए तो व्हाट वी कैन से कि लोगों को सेटिस्फाइड करना कि ऑल दीज आर बेनिफिशियल इन द बेनिफिट ऑफ मैन, बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, कि ये सब चीज़ों के लिए नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ए गुड पार्ट ऑफ द दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट का हमने एक अच्छा पार्ट लेना है. तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स सेट किए गए और लोगों को इसके रिगार्डिंग कन्विंस भी कराया गया. तो ये सब भी गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के. और जैसे कि हमें मालूम है आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर वेरियस कंट्रीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. वंस अगेन आई एम गोइंग जस्ट टेल यू कि किस तरह से स्टार्टिंग में इट इज़ ए मेजर मेगा प्रोजेक्ट. इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट एंड इनिशियली इट वाज स्टार्टेड बाय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ मेगा प्रोजेक्ट. तो है ये तो हमें मालूम ही है. अभी हमने देख लिया व्हाई इट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट. तो इनिशियली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, both they coordinated the project. National Institute of Health, and later on Wellcome Trust UK also participated. It also became the major partner. Wellcome Trust of UK became the major partner. And after that lots of other countries, जैसे कि मैंने आपको बताया जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, they also contributed, and many other countries, Japan, France, China and Germany. The scientists from various countries, they also participated into it. And in 2003 near about मेजर पार्ट वाज अबाउट टू कंप्लीट. 2003 में ये कंप्लीट हुआ. स्टार्ट कब हुआ था? 90 में. लॉन्च कब हुआ था? 1990 में. एंड इट वाज अबाउट टू कंप्लीट इन 2003. मेजर पार्ट और वी कैन से 90% ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज सीक्वेंस्ड. 2003 मेजर पार्ट वाज अबाउट टू कंप्लीट. आई मीन टू से कि 13 ईयर्स लग गए इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. इसीलिए इसको हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा इतनी कॉस्ट है इसकी और इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करें तो लॉट्स ऑफ बुक्स आर नीडेड एंड लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड वेरियस कंट्रीज दे पार्टिसिपेटेड ए लॉट. एंड इसके अलावा व्हाट वी हैव सीन इट इज़ अबाउट टू कंप्लीट विद इन द 13 ईयर्स तक ये कंप्लीट हो सका था. टू कंप्लीट 24 क्रोमोसोम्स. 24 में 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई वी कैन से आर द सेक्स क्रोमोसोम्स दे वर टू बी कंप्लीटेड. तो लास्ट में क्रोमोसोम नंबर 1 वाज sequenced that we are going to study later on. जब भी हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह से what achievement was drawn from this ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट मैन इट इज़ प्रोसीडेड. जैसे कि अब हमें पता लग गया नॉलेज अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ डीएनए. इट इज़ डीएनए वेरिएशंस. अब इसके यूजेस अगर हम देखें ना माइनर लेवल पे, मेनली व्हाट वी हैव टू डू इफ़ वी हैव कम टू नो अबाउट द डीएनए और उसके सीक्वेंसेस के बारे में भी हमें पता लग गया. और हमें ये भी मालूम है कि वेरिएशंस कितनी हैं. 0.1% वेरिएशंस आर very much sufficient to differentiate between the persons. उनके बीच में differentiate करने में. तो on this basis we are able to diagnose a disease. We are able to cure a disease. कोई भी disease होती है. And if we are having to study some organism instead of studying 2 or 3 genes,
कोई एक टाइम पर 2 और 3 जीन्स को पढ़ने के बजाय जब हम पूरा जीनोम स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे वी आर एबल टू नो कि इन व्हाट मैनर दे आर ट्रांसक्राइबिंग, वी आर एबल टू नो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस इन फॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म. तो फॉर्मिंग टू स्टडी अबाउट द transcripts in an organism के अंदर ट्रांसक्रिप्ट स्टडी करना और मेजर जैसे डिजीज़ है, कैंसर है या ट्यूमर है, तो इन व्हाट मैनर दे आर फॉर्म, किस तरह से वो फॉर्म होती हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होल ऑफ द जीनोम वी कैन स्टडी एंड वी कैन स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स इन सीक्वेंस में स्टडी करते हैं, सो दैट we can study them in a better manner and we can cure them also. तो इस तरह से we can study diseases, incurable diseases जो होती हैं, study incurable such as tumor और cancer, जिसमें whole genome study in sequence, whole genome को at a time sequence में हम study कर सकते हैं, at a time in sequence. So all these aspects they are going to tell, they are giving us benefit regarding various dreadful diseases. बहुत सारी dreadful diseases हैं, उनके बारे में बहुत easily study किया जा सकता है. Moreover बहुत सारे non human organisms हैं. इस ह्यूमन जीनोम कॉन्सेप्ट को देखते हुए वेरियस अदर्स नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कौन कौन से सीक्वेंस किए जा सके हैं, सो दैट वी कैन टेक दैम फॉर बेटर यूज़ इन वेरियस अदर फील्ड्स, ताकि उनको भी हम बहुत सारी फील्ड्स में स्टडी यूज़ किया जा सके. जैसे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो सीक्वेंस, ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जैसे हम कह सकते हैं यीस्ट, बैक्टीरिया और सेनरोहेपेटाइटिस विच इज़ ए नॉन पैथोजेनिक, सेनरोहेपेटाइटिस एक तरह का राउंड वॉर्म है और हम कह सकते हैं नॉन पैथोजेनिक, जो नॉन डिजीज़ कॉजिंग निमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड इज़ देयर. ये सब कर इनको भी किया गया है. और वी कैन से इन केस ऑफ प्लांट्स, राइस, प्लांट्स के केस में राइस और एरिबडोप्सिस विच इज़ ए टाइप ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट, एक तरह की मस्टर्ड फैमिली और ब्रेसिसेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ये एरिडोप्टिस, कैबेज, कल्टीवेटेड कैबेज कह सकते हैं हम इसको, या कॉलीफ्लावर कह सकते हैं. तो ब्रेसिसेसी फैमिली से ये बिलोंग कर, इनको भी ह्यूमन के बेनिफिट के लिए सीक्वेंस किया जा सकता है. और भी हम देखते हैं, इज़ देयर एनीथिंग इज़ लेफ्ट, बहुत सारे हैं. जैसे ड्रोसोफिला इज़ ऑल्सो, दैट आई फॉरगेट टू टेल यू, ड्रोसोफिला इज़ ऑल्सो बीइंग सीक्वेंस्ड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिकल रिसर्च वर्क है इन वेरियस फील्ड्स, जो हम स्टडी कर चुके हैं. किसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन जेनेटिक्स, फ्रूट फ्लाई. ये सब सीक्वेंस किए जाते हैं एंड ऑल दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ, दे आर ऑल यूज्ड इन बायोरेमेडिएशंस, और वी कैन से बायोरेमेडिएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंटल रेमेडिएशंस हम कह लें कि एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल रेमेडिएशंस, एनर्जी क्राइसिस, एनवायरमेंटेशन, रेमीडिएशन, दूर करना जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंसर्न में. और नेक्स्ट वी कैन यूज़ देम इन एनर्जी क्राइसिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी इनको यूटिलाइज़ किया जा चुका है या कर सकते हैं. एग्रीकल्चर में या हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स सीक्वेंस हुए हैं ना, इन सबको इन फील्ड्स में अप्लाई किया जाता है, सो दैट ह्यूमन कैन टेक बेटर यूज़ फ्रॉम देम, उनसे हम उनका बेटर यूज़ ले सकें. तो इस तरह से वी कैन से कि लॉट्स ऑफ कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग, लॉट्स ऑफ अदर्स
organisms, they are also being sequenced and we are taking benefit from them, and various ethical, legal and social issues that are arising, and they are being sorted out by some group of peoples. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इशू जो भी स्टैंडर्ड रेज हुए हैं उनको नॉर्म लोगों को कन्विंस करवाने के लिए बहुत सारे what we can say scientists they are or persons they are involved to convince the persons or people those who are creating the problem in studying the human genome project. तो आप देखते हैं कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इतने फ़ायदे हैं. तो व्हाट इज़ ए प्रोसीजर, व्हाट इज़ दैट प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, किस तरह से किया जाता है. तो इसके लिए ना 2 ब्लाइंड अप्रोच, 2 मेन मेथड्स हैं, वो हम देखते हैं.